बचपन से शुरुआत करते हैं। मेरा बचपन बहुत सीधा साधा रहा। मेरे पिताजी प्रॉपर ग्रेजुएट इंजीनियर थे बिहार कॉलेज ऑफ बिहार इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज का नाम सब सुना है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब नाम से बदल गया है। लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा अभाव रहा। जब परिवार में से बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत अभाव रहा। लेकिन चलता रहा, जो जैसे जिंदगी चलती रही। जब जो आया उसी हिसाब से मैं अपने को परिवर्तित करते रहा। तो स्कूल लिंक कहाँ से मिली आपकी? स्कूल बचपन भी मेरी कानपुर से, कानपुर में मैंने वहाँ 8th क्लास तक किया। उसके बाद दरभंगा चला आया, अंतिम स्कूल था राज। और फिर बाकी डॉक्टरेट कहाँ से किया आपने? उसके बाद मैं CM साइंस मतलब CM कॉलेज था, साइंस कॉलेज नहीं था, एक ही कॉलेज था CM कॉलेज। वहाँ से ISC किया और उसके बाद एडमिशन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में किया। मार्क्स बेसिस पर एडमिशन होता था यूनिवर्सिटी में, और उससे मुझे ज़्यादा नंबर आ गया तो एडमिशन में कोई समस्या नहीं। और डॉक्टर बनने का विचार कब आया? डॉक्टर बनने का मेरा कोई विचार नहीं था। आज भी होता है, गलती हुई। मेरे माता पिताजी, खासकर पिताजी का एक था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो ठीक है, जब डॉक्टर ही बनूंगा तो बनूंगा डॉक्टर। और आपकी खोज कालाजार की जो दवा है वो अपने आप में मिथिला का नाम चारों तरफ फेमस कर दिया। आपके कारण पूरा मिथिला फेमस हुआ। तो इसके बारे में सोच कब आया था? देखिए हुआ क्या कि उस समय में मैं बिहार मेडिसिन विभाग अध्यक्ष था मेडिकल कॉलेज में। कालाजार की सचमुच कोई दवा असल थी नहीं। एक पुरानी दवा थी एंटीमनी और पेंटामिडीन। ये एंटीमनी से एंटीमोनियल से पूरा इलाज नहीं होता था, किसी पूरा ठीक नहीं होता था। लोग उसी पर कर रहे थे कि डोज घटाया जाए बढ़ाया जाए। दूसरी दवा थी पेंटामिडीन। पेंटामिडीन से बहुत टॉक्सिक दवा थी, उससे डायबिटीज हो जाता था। मोटा मोटी उस समय में कोई दवा नहीं थी। तो एक दिन चैम्बर में अपने सहयोगी साथी में बैठा हुआ था, ऐसे ही बात चली कि अगर अपने में किसी को अगर हो जाए कालाजार तो आप क्या कीजिएगा। तो हमने कहा कि कोई दवा नहीं है, तब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि देखिए इसका इलाज हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग साइंस का बहुत आगे है, लेकिन इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कालाजार के विषय को जानते हैं। कालाजार इधर की दवा है, गरीब देशों की दवा है। भारत और भी देश सब है, लेकिन वहाँ दक्षिण अमेरिका में तो है बीमारी अभी भी, अफ्रीका में भी है, लेकिन यूरोप और उत्तर अमेरिका में नहीं है। तो कुछ हम ही लोग करना पड़ेगा। इसी पर सोचते सोचते क्या कहें लिटरेचर हंट करते करते कुछ एक ठो आइडिया आया कि ये दवा शायद असरदार हो सकती है। किसी ने इस पर 2-3 मरीज पर इसका इलाज किया था सबसे पहले, तो सफल हुआ, लेकिन इसके बाद वो आगे नहीं बढ़े। तो ये मुझे हॉन्ट करता रहा कि दवा में कुछ गुण है, इसलिए 2-3 में सफल हुआ, लेकिन इस बात उसी साइंटिस्ट ने फिर आगे इस बात को क्यों नहीं बढ़ाया। तो वह कि कहीं कोई गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी ये थी कि दवा बहुत ही टॉक्सिक अभी भी है, लेकिन उसके लिए दूसरा बहुत सोचा तो इसको अगर किसी तरह से प्रयोग किया जाए और उसमें सफलता मिल जाए और इस टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाए, तब ये दवा कारगर हो सकती है। तब इसको कैसे कम किया जाए, नहीं किया जाए, सोचते सोचते सब मेरा काम हुआ स्विच कर दी दिमागी के भीतर। करते करते अंत में निर्णय किया कि अगर इस डोज पर इसको किया जाए और इस पर अगर सफल हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उस वक्त दवा वास्तव में कहीं भी नहीं थी। जो सज्जन ने 1-2 दिन किया उसका तो उन्होंने छोड़ दिया पी दिया, यानी उन्होंने इसको सफल नहीं बनाया। सफल हाँ और चीज पर काम करते रहे, लेकिन इसको छोड़ दिया। इसके बाद कहीं उनको कुछ इसका गड़बड़ी दिखाई पड़ी। तो सोचा हमने आखिर क्या गड़बड़ी उनको दिखाई पड़ी होगी। तो वही कि ये बहुत टॉक्सिक दवा है और दवा कैंसर में प्रयोग होती थी पहले भी, आज भी हो रही है। तो कुछ कैंसर से इसका भेद करना पड़ेगा। तो सोचते ही सोचते थ्योरेटिकल कि आखिर उपयोगी थ्योरी है कि आखिर क्या इसको किया जाए। तो
देखा मैंने कि ये दवा बहुत कम मात्रा में देने से भी प्रभावी हो सकती है, और बहुत कम मात्रा में देने से अगर ये प्रभावी हो जाए तो ये दवा विश्व कहीं भी प्रयोग का किया जा सकता है। तो शुरू में एक दो पेशेंट को किया मैंने, फिर ज़्यादा को किया, और उसके बाद एक तो प्रिलिमिनरी स्टडी पहले किया 15 मरीज का, जो कि लैंसेट में निकला। उसके बाद देखा कि नहीं इसका तो ठीक है, और वो संजोग ऐसा रहा कि रिपोर्ट को फिर मैंने कभी हेर फेर नहीं किया। एक बार जो व्यवहार किया वही व्यवहार होता था। उसके बाद देखा कि एंटीओनी से भी ऊपर है, पेटामिडीन से भी ऊपर है, और ये बहुत ऊपर है। तो ये पर कह सकता हूँ कि मेरा संजोग रहा कि जो जिस तरीका से मैंने सोचा आज भी मैं उसी पर हूँ। आज भी अगर वो कोई बड़ी आ जाए तो मैं उसी कैंडे से करूँगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले में मैं भाग्यशाली रहा, और भाग्यशाली रहे वो लोग भी उस पर आए। और पद्मश्री आपको मिला है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको कैसे पता चला? इसके बारे में पद्मश्री जो अवार्ड जो के बारे में, ये अजीब बात है। 26 जनवरी को होता है ये, 25 को शायद अनाउंसमेंट होता है, 25 के अनाउंसमेंट 25 को अनाउंसमेंट होता है शाम को। तो 25 से 2 दिन पहले और 22-23 जो भी देखा कि कुछ लोग अपरिचित लोग क्लिनिक के आमने सामने खाली घूम रहे हैं। अपरिचित थे, लेकिन हमारे कंपाउंडर ने बताया कि कहीं बगल ही में वो लोग रहने वाले थे। तो मैंने पूछा कि क्या बात, क्यों घूम रहे हैं? तो पूछा कंपाउंडर ने, तो कहा कि हम नहीं बताएंगे क्यों घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं खाली। उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक एक दिन एक फोन आया इनकम टैक्स विभाग से कि आपने उस साल के साल पहले का ये सबमिट किया था कि नहीं किया था। मैंने किया था, कुछ उसमें भर्ती में ज़्यादा गया था, कुछ जगह पे नहीं में बैठा। तो उसका एक रिपोर्ट पूछा कि आखिर ये एकाएक आपको कई साल बाद ये कैसे याद आ गया? बाद वाला भी नहीं पूछा, पहले वाला भी पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि कोई अच्छी ही बात है। तो इनकम टैक्स के नाम से डर होता है, तो कोई अच्छी ही बात है। फिर किसी ने तब इधर उधर डायरेक्टर को पूछेगा कि कोई पद्मश्री की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक दिन वही लोग जो घूम रहे थे आकर के उन्होंने पूछा कंपाउंडर से कि अभी डॉक्टर साहब का नंबर बता दीजिए और कह दीजिए कि कभी फोन आ सकता है, अपरिचित आएगा फोन, वो जानते नहीं फोन करने वाला रहेगा, अपरिचित आएगा तो फोन उठा लें, क्योंकि मोबाइल तो लोग उठाते भी नहीं है, तो फोन उठा लें, वो फोन आएगा सवेरे में, ठीक। उसके बाद 25 को रहा, 25 को सुबह में 7 बजे फोन आया, अपरिचित, तो नॉर्मली मैं उठाता नहीं तो उठा लिया, और वहाँ से आया कि मैं फलाना हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट हो गया। और एक खुशखबरी है आपके लिए, इतना समय मैंने इसलिए फोन किया, उन्होंने जो कहा कि कोई और खबर मिले उससे पहले ये खुशखबरी आपको मिल जानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपको राष्ट्रपति जी ने सोचा है देने का, आप इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार करूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बात अभी तक गुप्त है, जब मैं अपने मित्रों के इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब जब मैंने अपने हाथ में किया तो अब ये पब्लिक हो गया, आप जिसको चाहे बता सकते हैं। फिर उसके बाद शाम का अनाउंसमेंट हुआ, उसका टीवी में आया, तो किसी ने फोन किया बगल से, फिर टीवी में अभी आ रहा है ऐसा ऐसा, तो और किसी को ने कहा है, और मुझे पता नहीं था टीवी में आया, तो आ रहा है तो देख लीजिए। और उसके बाद उस दिन और दूसरे दिन तक खाली यही छाया रहा है कि बिहार में डॉक्टर, बिहार के डॉक्टरों में सिर्फ एक ही, या यूँ कहिए कि डॉक्टरों में बिहार और राजस्थान में, झारखंड में एक ही, और एक ही जो पद्मश्री उस दिन दिला दी, कई एक को मिलते हैं, तो ये टोटल एक ही। फिर अभी आपने जैसे डिमेंशिया पे भी आप खोज कर रहे हैं ब्राह्मणी के उपयोग के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, ब्राह्मणी को यहाँ के लोग मेमोरी एनहांसर मानते हैं बहुत ही, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आयुर्वेद में है, हर्बल मेडिसिन में है, लेकिन इसका कोई वेस्टर्न मेडिसिन इसका प्रॉपर स्टडी नहीं किया।
इसीलिए जो प्रिलिमिनरी स्टडी किया पायलट स्टडी करके और उसे सफलता मिली, अब आगे कम बोल बनती है। अभी किस स्टेज तक पहुंचे आप? देखिए स्टेज इसके कई होते। सबसे पहले हुआ पायलट स्टडी कि मैंने अपने शुरू में कुछ लोगों में किया, कम लोगों में कि इसमें कुछ उत्साह बढ़ता रहा कि नहीं रहा। उसके बाद आप करते हैं फिर फेज 2 स्टडी ज़्यादा लोगों में, उसमें कैसा रिजल्ट आया। उसके बाद करते हैं फेज 3, ये दवा और दवा के हिसाब से कैसी है। दवा है कि डिमेंशिया के लिए एक्चुअली कोई दवा है ही नहीं। तो पायलट स्टडी तो हो गया, पोटासिक भी हो गया, रॉयल पर ने जाकर इसका पेपर भी पढ़ाया और उसमें पोटासिक भी हो गया। फेज 2 स्टडी शुरू किया, उसमें काम लगा हुआ है, अभी सस्पेंड कर देना पड़ा है और जाके मरीज ही नहीं आएंगे तो क्या इलाज। और डॉक्टर का जो पेशा रहा है आप लोगों के समय में और अभी के वक्त में क्या अंतर आया है? देखिए अंतर बहुत सिखाया है। एक कह सकते हैं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा रहा कि कुछ क्या कहना चाहिए, मेरा सिद्धांत यही रहा। अंग्रेजी का तो पता नहीं किसका ये लिखा है, डीप सो दैट योर प्लेस कैन बी प्राउड ऑफ यू एंड बी प्राउड ऑफ द प्लेस यू लिव इन। तो कुछ आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के बारे में, मेरे बारे में बहुत लोग सोचेंगे, अभी भी सोचेंगे कि कहेंगे कि कुछ ये बहुत लोग घमंडी कहते थे, तो आप कह सकते हैं घमंडी नहीं या जो कहिए एरोगेंस कहिए, लेकिन जो मेरा अपना करने का कायदा है वो किसी के कहने से मैं बदलने नहीं आ रहा। राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए राजनीति का कोई दिन मैं भी कह किंतु मुझे निराशा हुई, क्योंकि हुआ क्या कि देखिए डॉक्टरी पेशा में एक दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि पेशेंट जो कहता है उसी को हम सच मान लेते हैं। पेशेंट ने कहा कि माथे में दर्द है तो माथे में दर्द है, पेट की दर्द की दवा नहीं देंगे। पेशेंट ने कहा कि जब बुखार आ रहा है तो अगला प्रश्न होगा कैदी से बुखार आ रहा है। पेशेंट जो कहता है उसको मान लेते हैं। आर्मी इस समय मैनेजरिंग पुलिस में जो कुछ छुट्टी के लिए किया जाता है उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन बेसिक यही रहा कि पेशेंट ने जो कहा वही ठीक है। राजनीति में भी यही मेरा रहा, जो पार्टी वालों ने कहा वही ठीक है, बाद में पता चला कि ये बात गलत थी। अच्छा, कहने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, उससे मैं अलग हो गया, रिजाइन भी नहीं किया, सीधे चुपचाप बैठ गया। और मिथिला के विकास में क्या कमियां देख रहे हैं आप? मिथिला में दिक्कत यह है कि यहाँ सब कुछ है और कुछ नहीं है, लोग काम नहीं करते हैं। जो काम आपको करना है वो आपको करना है, उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन वो कीजिए। वो बाइबल किसी का है, वॉट एवर योर हैंड्स फाइंड इट टू डू विद दाई माइट। आपके हाथ को जो भी काम मिले वो पूरी शक्ति लगा के, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि यहाँ का जो विकास हो वो तेज रफ्तार से हो या फिर विकास हो सके? अब बहुत राजनीति पर जा रहे हैं, इस आगे बढ़ने लोग अपना काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक जो है वो जो कहते हैं वो उस काम को करें। तो लोग यही बातें पूछे कि आपने ये कहा था, आपने किया कि नहीं किया, और उसको लिस्ट तैयार लेके जाए। और आज़ादी के समय के भारत, उस समय से आप देख रहे हैं, और अभी के भारत में क्या अंतर आया? देखिए आज़ादी के समय में बहुत छोटा था, याद आ रहा है, बहुत खुशी का दिन था। हो रहा था कि अब देश आज़ाद हो गया, जो चाहेंगे सो होगा, लेकिन उस तरह का कुछ हुआ नहीं ऐसा। और अभी के वक्त में कोरोना वायरस एक सब कुछ जैसे स्थिर कर दिया है कोरोना वायरस ने, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? मैं ये मानूंगा कि प्रकृति अपना बदला ले रही है मनुष्य से। कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर पृथ्वी पर से मनुष्य जाति समाप्त हो जाए किसी भी तरह से, तो पृथ्वी एकदम फिर ठीक हो जाए। जितनी भी गड़बड़ी हुई है तो मनुष्य जाति की चल रही है, तो इसका कारण है कोरोना वायरस को क्या गया, प्रकृति अपना बदला ले रही है मनुष्य से। और एक चीज देखा होगा कि इसके चलते बड़ा होगा प्रकृति में बहुत सुधार हो गया है, एनवायरनमेंट बहुत साफ हो गया है। पिछले हफ्ते में आ रहा था ऐसे ही खूब करके
उस रोड पर सुबह से रास्ता जाता था लातूर के नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, यहाँ पर ठीक डीएवी स्कूल जो है उसके सामने में खड़ा होकर देखा तो पहाड़ियाँ दिखाई पड़ी। तो दरभंगा से पहाड़ियाँ दिखाई पड़ी है, कभी सोचा नहीं था। प्रकृति इतनी साफ हो गई है तो ये प्रकृति ने दिखा दिया कि अगर मनुष्य जाति को खाली हटा दिया जाए तो पृथ्वी फिर ठीक हो जाती है। बहुत सारी बातें उठ रही जैसे कि ये मैन मेड हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ का नाम मुश्किल है। ये पूरा साइंटिफिक स्टडी की बात नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य अब इस स्थिति में आ गया है कि कुछ भी बना सकता है। मनुष्य जाति का नाश मनुष्य अपने ही क्रिया से करेगा। और ये कोरोना काल को आप कब तक मान रहे हैं कि इसकी समाप्ति की ओर लग रही है? अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो इसके लिए जो करना है, अगर सिर्फ 1 महीना पूरा कर दिया जाए 100%, तो कोरोना समाप्त हो जाएगा। तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब एक दूसरे से मिले नहीं। अगर लॉकडाउन कर दिया जाए 24 घंटा, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन 1 महीना, तो कोरोना समाप्त हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये कि तब वो घर से बाहर भी दे दीजिए। इसके लिए अगर सरकार 2-3 दिन समय दे दे कि आप उसकी तैयारी कर लीजिए, घर में आपको रहना है, लेकिन किसी भी हालत आपको नहीं निकलना है, तो शायद 1 महीना कर ले समाप्त हो जाए। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, सरकारी कर ही नहीं। थोड़ा सा हट के बात करें तो आपसे पसंदीदा जगह कौन सा है? अपना घर। इसके अलावा कोई और भी जगह जाने गए हो या फिर जाने का बार बार मन करता हो? नहीं, कहीं भी निकल गए और कहीं भी जाके 2 रोज ठहर गए। अच्छा, और पसंद का खाना? बस मांसाहारी। अभी वो सब मिलता नहीं है, इसलिए तकलीफ हो जाती है, लेकिन मांस मछली क्या भात रोटी उसके साथ रहे। क्या करना पसंद करते हैं? हॉबी क्या है? खाली पढ़ना, जो भी सामने जो किताब मिल जाए, कोई भी किताब किसी भी विषय पर, खाली पढ़ना। और मनोरंजन के लिए क्या पसंद करते हैं? यही मनोरंजन के होगी। और ऐसी कोई बात जो हमेशा याद आती हो और आप खुश हो जाते हो? एक आध उदाहरण आप ही दीजिए, तब मैं सोच सकता हूँ क्या। जैसे कभी कुछ ऐसा होता है कि आप जैसे पहली बार अगर बचपन में जैसे हम लोग साइकिल सीखते हैं तो वो खुशी होती है, जब गाड़ी भी चलाते हैं उस वक्त भी वो खुशी नहीं हो पाती है। अच्छा ठीक, तब साइकिल के बारे में कहा। साइकिल सीखी मैंने, साइकिल चलने में डर होता ही है। तो एक सज्जन थे हमसे बड़े, उन्होंने कहा कि बैठो सिखा देते हैं। बैठा साइकिल पर, ताकि अब चलाना शुरू किया। ठीक चला रहा था राजू गाँव में, कुछ दूर गया तो एकाएक ध्यान में आया, कहीं उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया। तो घूम के देखा, छोड़ नहीं दिया। उन्होंने छोड़ दिया था, वही बैठे नहीं पड़ा। और क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? अपना काम करते रहना चाहिए, और जो भी काम कीजिए उसको ठीक से कीजिए। जैसे बच्चे से हमारे बिगड़ भी जाते हैं, एक ही सेंटेंस कहते हैं कि बार बार क्यों आप लिखते हैं। अगर एक सेंटेंस लिखे तो सही होना चाहिए। तो वॉट यू द हैंड्स फाइंड टू डू विद द माइंड। और बुजुर्ग जो होते हैं, आप खुद इतने बुजुर्ग होने के बाद इतने काम में लगे हुए हैं, तो बुजुर्गों से क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना दिनचर्या कैसा रखें, जैसे कि वो इस तरह से रखें जैसे वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं। उतना नहीं कर पाएंगे जितना ही कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी दिनचर्या बदलेंगे। और खान पान कैसा रखना चाहिए? सब वही रहना चाहिए, लेकिन उसमें जितना फिट कर सके। और जैसे मैं कहूँगा कि इतने बजे उठिए, इतने बजे वही रहना चाहिए, उठना चाहिए, वही किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है शक्ति कम जाएगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो जितना कर सकें उतना है। लेकिन उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने रिटायरमेंट के मैं खिलाफ। जी, रिटायरमेंट का मतलब रिटायर तो एक ही बात करना है।